उस गुप्त मिशन की हम करने जा रहे हैं जो ईरान के नक्शे और सत्ता को हमेशा के लिए बदल देगा। जब दुनिया इजराइल और ईरान के मिसाइल हमलों को देख रही है, तब पर्दे के पीछे अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA एक खतरनाक गेम प्लान पर मुहर लगा चुकी है। खबर यह है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के भीतर जन विद्रोह भड़काने की तैयारी कर ली है। इसके लिए हथियार बनाए जा रहे हैं उन कुर्द लड़ाकों को जिनका सालों से ईरान के साथ खून का और दुश्मनी का रिश्ता रहा है। क्या इराक की धरती से ईरान को घेरने की तैयारी है? क्या इजराइल और अमेरिका ने मिलकर ईरान के लिए डेथ वारंट लिख दिया है? बड़ा सवाल है। तो आपके लिए अब ग्राफिक हम लेकर आए, उस ग्राफिक के जरिए आपको बताएंगे कि आखिरकार वो खुफिया प्लान क्या है, CIA क्या कर रहा है, CIA का ऑपरेशन क्या है, यह आपके लिए समझना बहुत जरूरी है। जी हां, CIA का ईरान में जन विद्रोह का प्लान है। जी हां, जन विद्रोह प्लान कर रहे हैं। इसके अलावा कुर्द मिलिशिया को अब घातक हथियार देने की योजना है। ट्रंप की कुर्द नेताओं से सीधे बातचीत चल रही है। ईरान इराक बॉर्डर पर हजारों लड़ाके वहां पर पहुंच गए हैं, तैनात हैं, और इसी बात का इंतजार अमेरिका कर रहा था। इसके अलावा बड़ा जो अपडेट यह भी है कि KDPI प्रमुख मुस्तफा हिजरी से लगातार बातचीत चल रही है और इस बातचीत में कुछ नई चीजें निकल कर आई हैं। पश्चिमी ईरान में होगा बहुत बड़ा ग्राउंड ऑपरेशन और उस ऑपरेशन के लिए अमेरिका तैयार है। ईरानी सुरक्षा बलों को घेरने की रणनीति के तहत आदेश दिया गया है। इजराइल के लिए बनेगा सेफ बफर जोन, क्योंकि सबसे ज्यादा खतरा किसी को है तो वो इजराइल को है, और अगर ईरान मजबूत होता है तो सबसे पहले वो इजराइल को मारेगा, और इसीलिए इस वक्त बफर जोन बनाने की कोशिश है। कुर्द लड़ाकों को एक कैटलिस्ट की तरह अमेरिका इस्तेमाल करने जा रहा है ताकि आने वाले वक्त में ईरान में IRGC रिवोल्यूशनरी गार्ड सिर न उठा पाए। इस प्लान की गंभीरता को ऐसे समझिए कि ट्रंप प्रशासन सिर्फ हवा में बातें नहीं कर रहा है, बल्कि इराक के शक्तिशाली कुर्द नेताओं मसूद बरजानी, बाफेल तालिबानी से फोन पर सीधा संपर्क हो रहा है, बातचीत हो रही है, कम्युनिकेशन हो रहा है। ये वो कुर्द है जिन्होंने इस्लामिक स्टेट के दांत खट्टे किए थे, और अब इनका निशाना रिवोल्यूशनरी गार्ड यानी IRGC है। इजरायली PM नेतन्याहू सालों से इन कुर्द समूहों को खाद पानी दे रहे हैं। प्रॉक्सी समझिए इन्हें इजराइल का। अब ट्रंप के आते ही उस बीज को हथियार की फसल में बदलने का वक्त आ गया है। मकसद साफ है, ईरान के भीतर इतनी बड़ी गड़बड़ी पैदा कर दो कि तेहरान की सरकार घुटनों पर आ जाए। लेकिन इस खेल में तुर्की एक ऐसा कांटा है जिसे निकालना अमेरिका के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगा, और इसी चुनौती को हैंडल करने के लिए अमेरिका मिडिल ईस्ट कंट्रीज की मदद लेने जा रहा है। UAE, सऊदीया, कतर, जॉर्डन। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि ईरान के हमले से तमाम जो मुल्क हैं वो खफा हैं। कौन है ये कुर्द लड़ाके, ये आपके लिए समझना बहुत जरूरी है। ग्राफिक्स के जरिए आपको ये नैरेटिव हम बताएंगे और समझाएंगे ताकि आप ये समझ पाएं कि आखिरकार ये लोग कौन है। जी हां, मध्य पूर्व का सबसे बड़ा जातीय समूह है, एक तरह से कबीले हैं ये। बिना देश की दुनिया की बड़ी आबादी है, न इस देश के हैं न उस देश के हैं, बॉर्डर पर ये रहते हैं, और तुर्की, सीरिया और ईरान में इनका फैलाव है। वहां पर अवैध तरीकों से इन्होंने शरण ले रखी है, इनकी फैमिलीज वहां पर रहती है। पेशमर्गा बलों को युद्ध का लंबा अनुभव है, ये गोरिल्ला वॉरफेयर में एक्सपर्ट कहे जाते हैं। सद्दाम के पतन के बाद इनकी ताकत बहुत बढ़ी और उसके बाद लगातार इनको इजराइल ने पैसे और हथियार दिए। 5 कुर्द संगठनों का एक नया गठबंधन बनाया गया है और उसके अंदर अलग अलग तरीके से लोगों को ट्रीट किया जा रहा है। तुर्की और कुर्दों में पुरानी कट्टर दुश्मनी रही है, उनके नैरेटिव को लेके, उनकी पॉलिसीज को लेके। नाटो मेंबर्स तुर्की बन सकता है बाधा, क्योंकि नाटो मेंबर एक अकेला मुस्लिम राष्ट्र है जो नाटो का हिस्सा है, और अमेरिका के बाद तीसरा ऐसा मुल्क है जिसके बाद दुनिया की सबसे बड़ी आर्मी। तो समझिए, कुर्दों का इस्तेमाल अमेरिका इजराइल करने जा रहे हैं ईरान के खिलाफ। लेकिन जो टर्की है, टर्की कुर्द लड़ाकों को पसंद नहीं करता, और सबसे बड़ा मसला यही है, बहुत मुमकिन है कि जो टर्की है वो हमला कर कुर्द लड़ाकों के साथ अमेरिका और इजराइल की जो प्लानिंग है उसे खत्म कर सकता है, खराब कर सकता है, नल वॉइड कर सकता है। तो कुल मिलाकर तस्वीर क्लियर, साफ है। अमेरिका, इजराइल अब सीधे युद्ध के बजाय ईरान को अंदर से खोखला करने की नीति पर चल रहे हैं। लेकिन यहां सवाल उस अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता पर भी है जहां सत्ता परिवर्तन के लिए दूसरे देश की जमीन और लड़ाकों का इस्तेमाल किया जा रहा है। ईरान की कट्टरपंथी सरकार ने जिस तरह से अपनी जनता पर जुल्म ढाए और आतंकवाद को खाद पानी दिया, उसका नतीजा आज विद्रोह के रूप में उसके ही सामने खड़ा है। अगर तेहरान अब भी नहीं संभला और क्षेत्रीय शांति के बजाय युद्ध का रास्ता अख्तियार किया और नहीं छोड़ा, तो कुर्दों का ये चक्रव्यूह ईरान को दशक को पीछे ढकेल लेगा। और यही तो अमेरिका और इजराइल चाहते हैं कि उनके हाथ जंग में गंदे ना हो, सिर्फ वो पैसे से फंड करें, हथियार मुहैया कराएं और बाकी काम कुर्द करें। वैसे ही जैसे ईरान हिजबुल
हिजबुल्ला, हूती और हमास के जरिए इजराइल पर हमले करा रहा है। दुनिया भर में आतंकवादी घटनाओं को उन्होंने अंजाम दिया और उनके हाथ गंदे नहीं हो रहे थे। इसीलिए अमेरिका ने जब बातचीत की शुरुआत की तो उन्होंने कहा कि प्रॉक्सीज को फंड करना ईरान को बंद करना होगा, नहीं तो ये जंग जरूर होगी। और इजराइल ने भी ये शर्त रखी थी कि हमास, हूती, हिजबुल्ला ये 3 प्रॉक्सी आतंकवादी संगठन है, ईरान उनको फंड करता है और उसी के जरिए वो इजराइल पर हमले बार बार करवा रहा है, तो प्रॉक्सी फंडिंग बंद होनी चाहिए। लेकिन ईरान ने इसे लेकर सीधे नकार दिया। नेगेटिव उनका बयान था और उसके बाद से ही लगातार वहां पर दिक्कतें और परेशानियां अब शुरू हुई हैं। देखने वाली बात होगी क्या इजराइल को प्रॉक्सी बनाकर उस तरीके से इस्तेमाल कर पाएगा जिस तरह से ईरान बीते काफ़ी वक्त से हिजबुल्ला, हूती और हमास को कर रहा है। जो हिजबुल्लाज हैं वो लेबनान बॉर्डर से मार रहे हैं इजराइल को, हमास मिडिल ईस्ट के फ़िलिस्तीन वाले इलाके से मार रहा है, और जो हूतीज़ हैं वो वेस्ट बैंक के साइड से, यमन के साइड से, यमन जो हूती आतंकवादी यमन में है, हिजबुल्ला लेबनान में है, हमास गजा यानी फ़िलिस्तीन में है। 3 तरफ से 3 फ्रंट वॉर में अब इजराइल फंसा हुआ है और ये तीनों आतंकवादी संगठन वहां पर हमला कर रहे हैं। एक नज़र डाल लेते हैं मिडिल ईस्ट की जंग में किस देश को कितना नुकसान हुआ है। ये भी डिटेल आपके लिए समझना ज़रूरी है क्योंकि जंग में किसी का फ़ायदा नहीं होता, किसी का डैमेज कम होता है, किसी का डैमेज ज़्यादा होता है। और ये 6 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। ये देखिए किस तरह से IRGC कमांड सेंटर पर हमला हुआ है। इफ्साहान जो इनका न्यूक्लियर पावर स्टेशन था वहां पर हमला हुआ है, बुशहर में हमला हुआ है, इसके बाद केरमानशाह एक इलाका है वहां पर मिसाइल से अटैक किया गया है, तबरीज बहुत क्रूशियल इलाका तेल डिपो है ईरान का जहां पर हमले हुए हैं। इसके अलावा खर्ग द्वीप जो है वहां पर जो कोस्टल इलाके के जो बंदरगाह जो पोर्ट्स हैं वहां पर अमेरिका ने हमला किया है ताकि जो नेवी है ईरान की वो मूव न कर पाए। तो देखिए बीते 6 दिनों से आज 6वां दिन है ईरान इजराइल अमेरिका जंग का और वहां पर तबाही ही तबाही दिखाई दे रही है। अमेरिका की ओर से ट्रंप ने कहा है कि अभी अमेरिका ऐसे हमले करने जा रहा है जो हमले आज तक ईरान पर नहीं हुए होंगे, यानी और सीनेट में, अमेरिकी सीनेट में वो प्रस्ताव भी गिर गया है जिसमें ईरान पर होने वाले हमलों को रोकने की बात कही गई थी। और वहां पर जो अमेरिकन सीनेट यानी अमेरिकी जो संसद है उसने भी ये फैसला किया है कि जब तक ईरान को खत्म नहीं कर देते, वहां के जो खतरे उनको खत्म नहीं कर देते, तब तक ये हमले जारी रहेंगे। इस बीच बड़ी खबर का रुख करते हैं। जी हां, वॉर ब्रेकिंग आ रही है। इजरायली सेना का ईरान पर बड़ा अटैक हुआ है, बड़ा हमला हुआ। ईरान के याक 130 लड़ाकू विमान तबाह किए गए हैं और इजराइल ने कहा कि हम आगे भी हमले ऐसे ही लगातार जारी रहेंगे। याक 130 सीरीज का जो फाइटर जेट है उस पर हमले हुए हैं, उसके हैंगर पर हमले हुए हैं। अब आगे भी हमले ऐसे ही जारी रहेंगे। इजराइल, जैसा कि मैं आपको अभी कुछ मिनट पहले कह रहा था कि इजराइल अमेरिका अपने हमलों को अब और तेज करना चाहते हैं। उन्होंने ये सोचा है कि जब इतना नुकसान हुआ है, इतने पैसे बर्बाद हो गए, इतनी कैजुअलिटीज हो गई, इतना कोलेटरल डैमेज हुआ है, तो इस जंग से वापस आना, फिर से शुरू से सब शुरू करना पड़ेगा। इसलिए ये मौका खोना नहीं चाहता ना अमेरिका ने इजराइल। वो चाहते हैं कि ईरान को जिन शर्तों पर राजी करने की कोशिश थी वो शर्तें ईरान ने नहीं मांगी। अब जब जंग हो रही है तो ये आर या पार की जंग होगी और अमेरिका ने भी साफ साफ कह दिया है जब तक ईरान के हर हथियार को खत्म नहीं कर देंगे, हर न्यूक्लियर रिएक्टर को खत्म नहीं कर देंगे, हर सिंगल रॉकेट लॉन्चर जब तक तबाह नहीं हो जाता, तब तक अमेरिका इस जंग में रहेगा, इजराइल इस जंग में रहेगा। और 6 तस्वीरें और आपको दिखा रहे हैं ईरान और सहयोगियों के हमले कैसे कैसे हुए हैं। ये देखिए, नेवोल्टिस एयरबेस आपको दिखाई दे रहा है इजराइल का, वहां पर अटैक हुआ है। हाइफा जो उत्तरी इजराइल का इलाका है वहां पर हमले हुए हैं। असद एयरपोर्ट पर हमले हुए हैं। इसके अलावा डिमोना जो परमाणु परिसर क्षेत्र है, एटॉमिक रिएक्टर स्टेशन, वहां पर हमले हुए हैं। इसके अलावा जो पूर्वी भूमध्य सागर जिसे कहते हैं, वहां पर यूएस बेड़ा जिसे फारस की खाड़ी हम कहते हैं, स्टेट ऑफ हॉर्मुज कहते हैं, वहां पर हमला हुआ है अमेरिकी नेवल शिप पर। इसके अलावा यरूशलेम, सरकारी जो मुख्यालय यरूशलेम का वेस्ट बैंक के पास, तेल अवीव के बहुत करीब, वहां पर हमला हुआ है। राजधानी तेल अवीव के बहुत पास यरूशलेम है, वहां पर हमले हुए। तो तस्वीरें दिखाई दे रही हैं कि किस तरह से ईरान भी लगातार रिटेलिएट कर रहा है। और ईरान के सहयोगी कौन है? ईरान के सहयोगी हिजबुल्ला, हमास और हूतीज हैं जो यमन से, लेबनान से और गजा के इलाके से इजराइल पर हमले कर रहे हैं। और ईरान ने भी कह दिया है कि अभी तो हमले शुरू हुए हैं, अभी हमने अपने असली हथियार निकाले नहीं हैं। तो सवाल यही है कि इतनी बर्बादी हो गई तो ईरान ने असली हथियार नहीं निकाले, कब निकालेंगे वो हथियार? जब ईरान तबाह और बर्बाद हो जाएगा। और हथियार निकालने ही हैं तो CIA से क्यों ईरान की खुफिया एजेंसियां लगातार संपर्क कर रही हैं, क्यों वो युद्ध विराम की बात कर रही हैं? इस बीच एक और वॉर ब्रेकिंग आई है। जी हाँ, एक और वॉर ब्रेकिंग आई, उसका रुख करना बहुत जरूरी है। जंग के बीच ईरानी सेना का बड़ा दावा है। जी हाँ, ईरानी सेना ने बड़ा दावा किया है कि अमेरिकी तेल टैंकर जो है उसको निशाना बनाया गया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएं, उत्तरी खाड़ी में तेल टैंकर को तबाह करने का दावा किया जा रहा है। अमेरिकी तेल टैंकर इसको बताया जा रहा है जिस पर निशाना लगा है। उत्तरी खाड़ी में ये तेल टैंकर तैनात था, वहां से मूव कर रहा था जहां पर ईरान ने उस पर हमला किया है।
ईरानी सेना का ये बड़ा दावा है कि जंग के बीच अमेरिकी टैंकर वहां पर था जिससे हमने मार गिराया है और फारस की खाड़ी में ये तेल टैंकर था जिस पर हमला हुआ है। तो देखिए लगातार ईरान भी अमेरिका पर रिटेलिएट करा। हालांकि अमेरिका ने कह दिया था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हम बंद नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा कि हर जो नेवी शिप है, जो डिस्ट्रॉयर, जो फ्रिगेट्स है ईरान के, उनको निशाना बनाया जाएगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया की 20% क्रूड सप्लाई का वो रास्ता है जहां पर ज्यादातर जो सप्लाई मिडिल ईस्ट कंट्रीज की उसी रास्ते से होती है। तो उसको बंद नहीं होने देने की बात अमेरिका ने लगातार कही है। लेकिन अब ईरान का भी दावा, ईरान ने कहा है कि हमने अमेरिकी ऑयल टैंकर को निशाना बनाया है, उसे तबाह किया है। अब देखने वाली बात है ये खबर कितनी सच है, इसमें कितनी पारदर्शिता है, ये कुछ वक्त में कंफर्म हो जाएगा। लेकिन ईरान ने दावा किया है कि अमेरिकी तेल सेंटर को उन्होंने निशाना बनाया और ये उत्तरी खाड़ी का इलाका है, यानी जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का इलाका है, फारस की खाड़ी जिसे हम बोलते हैं, वहां पर ये था और वहां से यमन की खाड़ी की तरफ ये बढ़ रहा था जहां पर हमले हुए हैं। और ये देखिए 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। जंग हो रही है भीषण। ट्रंप साहब ने कहा है कि भाई अभी तो हमले बाकी हैं, अभी तो हम फुल फ्लेज हमलों पर आए भी नहीं हैं। B-2 बॉम्बर लगातार अलग अलग इलाकों में हमले कर रहे हैं, जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स है वहां पर हमले हैं। और ईरान भी लगातार सख्ती दिखा रहा है, ईरान भी घुटने टेकने को तैयार नहीं है। ईरान भी कह रहा है कि हम पूरी तरह तैयार हैं, अभी अपने असली रॉकेट हमने निकाले नहीं हैं, अभी हम इससे भीषण हमला करेंगे अमेरिका और इजराइल पर। और ईरान का भी पलटवार है। देखिए तेल अवीव जो कि राजधानी है इजराइल की, यरूशलेम, वेस्ट बैंक, हाइफा, न्योदव्योत, इन सब किबुत्स, इन सब इलाकों में लगातार रॉकेट्स गिरे हैं और वहां पर लोग परेशान हैं। कई लोगों के जख्मी होने की खबरें भी आ रही हैं। और अमेरिकी तेल टैंकर को जो मारने का दावा किया जा रहा है ईरान की ओर से, वो खबर इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है। अब देखने वाली बात है कि अमेरिका इसको कंफर्म करता है कि नहीं, या फिर ये एक तरह से वॉर डॉक्ट्रिन भी होती है कि आप दुश्मन को पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाए, मानसिक दबाव बनाए ताकि वो इस जंग में डरता रहे। लेकिन अमेरिका ने भी साफ साफ कहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद नहीं होने देंगे। बल्कि अमेरिका ने भारत की ओर से जो नेवी शिप ईरान की जा रही थी उसे श्रीलंका में मार गिराया है अमेरिका ने और करीब 87 नौसैनिकों की इसमें मौत हुई है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। पूरा का पूरा ईरान इस वक्त धधक रहा है, जल रहा है। धुएं का गुबार देखिए, आग का गुबार देखिए। लगातार रॉकेट और मिसाइलों से हमले इजराइल भी कर रहा है, अमेरिका भी कर रहा है। और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख करना जरूरी है। जी हाँ, ईरान जंग के बीच बिहार के बेटे की मौत की खबर आ रही है। जी हाँ, ओमान की खाड़ी में तेल टैंकर पर जो हमला हुआ है उसमें बेतिया के रहने वाले कैप्टन आशीष कुमार भी थे जिन पर हमला हुआ है। मर्चेंट नेवी के कैप्टन आशीष कुमार की दर्दनाक मौत की खबर आ रही है। परिवार और पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ गई। तो देखिए बिहार के बेतिया जिला का रहने वाला जो मर्चेंट नेवी का ऑफिसर था, उनके भी मारे जाने की खबर आ रही है। कैप्टन आशीष की दर्दनाक मौत हुई है क्योंकि उस नेवी शिप पर अमेरिका ने अटैक किया था। टॉर्पीडोज के जरिए, सबमरीन टॉर्पीडोज के जरिए उसको निशाना बनाया है। 87 जो नेवी ऑफिसर्स हैं उनके मारे जाने की खबर आई थी और उसमें से ईरान की जंग के बीच मर्चेंट नेवी के जो ऑफिसर हैं बिहार बेतिया जिले के रहने वाले कैप्टन आशीष कुमार, उनके भी मारे जाने की खबर आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, मर्चेंट नेवी की शिप पर अमेरिका ने अटैक किया था श्रीलंका में, जो कि भारत से ईरान की तरफ जा रहा था इस वॉर के बीच में, जंग के दौरान। और जब वो श्रीलंका पहुंचा तो अमेरिका ने उस पर हमला किया। 87 नौसैनिक मारे गए हैं जिसमें से बिहार के बेतिया जिले के कैप्टन आशीष भी हैं। ठीक है, जब जंग होती है तो अक्सर सवाल यह उठता है कि जंग में ताकतवर कौन है, किसके पास कितनी क़ुव्वत है, चाहे वो हथियारों की हो, चाहे वो पैसों की हो, चाहे वो स्ट्रैटेजी की हो। तो ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कौन कितना ताकतवर है, ये आपके लिए समझना बहुत जरूरी है। देखिए, अमेरिका का रक्षा बजट $820 बिलियन का, ईरान का $30 से $40 अरब, कोई तुलना नहीं है। 13,28,000 सैनिक इनके पास एक्टिव है, ईरान के पास सिर्फ 6,10,000, यहां भी कोई तुलना नहीं है। 8 लाख रिजर्व सैनिक इनके पास कुल मिला के करीब 3.5 लाख रिजर्व सैनिक है, यहां भी कोई तुलना नहीं है। विमानों की संख्या 13,209 है, यहां सिर्फ 551 विमान है जिसे हफ्ते भर के अंदर अमेरिका और इजराइल मिलकर मार गिराएंगे। फाइटर जेट 1800 से ज्यादा अमेरिका के पास है, इनके पास सिर्फ 40, जिसमें से करीब 3/4 तो खत्म ही हो चुके हैं। ट्रांसपोर्ट विमान 900 से ज्यादा अमेरिका के पास है, ईरान के पास 87 हैं और उनमें से सभी खत्म हो चुके हैं, ज्यादातर खत्म है। फ्लीट स्ट्रेंथ बात करें 472 है, इनके पास सिर्फ 67 फ्लीट स्ट्रेंथ है, यानी यहां भी कोई तुलना नहीं है। 11 एयरक्राफ्ट करियर हैं, इनके पास सिर्फ एक एयरक्राफ्ट करियर है, वो भी छोटा फ्रिगेट है जिसको आप एयरक्राफ्ट करियर नहीं कह सकते। नौसेना के पास 2 हेलीकॉप्टर करियर्स हैं, इनके पास टोटल हेलीकॉप्टर की संख्या महज 10 है। पनडुब्बियों की संख्या 64, 28, ये भी इनकी छोटी वाली है, बड़ी नहीं। तो विध्वंसक पोत की संख्या 75 है,
एक और बढ़ गई है अमेरिका की, इनके पास सिर्फ 2 है जिसको हम डिस्ट्रॉयर्स कहते हैं। तो रक्षा बजट के मामले में भी ईरान अमेरिका के सामने कहीं नहीं ठहरता, ना फ्रिगेट्स के मामले में, ना एयरक्राफ्ट करियर के मामले में, ना फाइटर जेट में, ना हेलीकॉप्टर में, ना फ्लीट में, ना स्ट्रेंथ में, ना सैनिकों की संख्या में। तो कहीं भी आप तुलना देखेंगे तो अमेरिका के सामने ईरान कहीं नहीं ठहरता। लेकिन अमेरिका अकेला नहीं है, उसके साथ इजराइल भी है। तो सोचिए कि ताकत दोगुनी से ज्यादा हो गई है। ऐसे में ईरान के पास ज्यादा कुछ करने के लिए नहीं, जंग में जब तक रॉकेट्स है, जब तक लॉन्चर्स हैं, ड्रोन है, वो जंग में बने रहेंगे। लेकिन ताकतवर जो है वही प्रबल होगा। डार्विन का सिद्धांत है, जो शक्तिशाली है वही जीतेगा। जो है मिडिल ईस्ट की दुबई से खबर है, जहां पर मिडिल ईस्ट के कई देशों में जारी तनाव का असर अब आम लोगों की जिंदगी पर पड़ने लगा है। जी हां, ऐसे माहौल में कई भारतीय नागरिक भी हैं जो प्रभावित हैं। बहुत सारे लोग वहां पर फंसे हुए हैं मिडिल ईस्ट में। इस बीच बॉलीवुड अभिनेत्री लारा दत्ता ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर वीडियो पोस्ट कर बताया कि वो इन दिनों दुबई में अपनी बेटी के साथ फंसी हुई हैं। उन्होंने वहां के हालात, अपने अनुभव और सुरक्षा को लेकर संभावनाएं शेयर की हैं। लारा दत्ता ने वीडियो में बताया कि वो अपनी बेटी सारा के साथ दुबई में हैं, जबकि उनके पति महेश भूपति काम के सिलसिले में बाहर हैं, वो उनके साथ नहीं है। इस दौरान लारा दत्ता उन लोगों की बात भी कर रही है और बात करते करते वो इमोशनल भी हो गई, डरी हुई हैं, सहमी हुई हैं। जरा सुनिए। Nervous we are, yes, it's been scary. Lots of fighter jets flying overhead, lots of loud booms. Though we live in a villa and in a very safe neighborhood, the windows shake, the house, the doors rattle, and it's unnerving. But I haven't felt unsafe for not even once. And I just want to say that the UAE government has done an incredible job, I think, for every single person. I can say this, I won't say it for anybody else. We felt really looked after. We felt wanted. We felt protected, regardless of our nationality or where we're from. We feel like we count, we matter, and the UAE government, as a resident, as somebody living in this city, is making sure that they do everything in their power to protect us and keep us safe. And I am amazed